मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया 91 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को निमी का क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है सेकेंड ईयर वालों के लिए। ये देखिए सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, जितने भी सेकेंड ईयर के ट्रेड हैं उन सभी के लिए ये कॉमन है। तो आप ये ना सोचिएगा कि आप टर्नर से हैं, फिटर से हैं, वेल्डर से हैं, सॉरी वेल्डर तो 1 ईयर ट्रेड है, आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपके लिए अलग अलग ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं है, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। और पहले ये नहीं पढ़ाया जाता था, सेकेंड ईयर में एग्जाम नहीं होता था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, लेकिन इस बार से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लागू कर दिया गया है सेकेंड ईयर में भी। तो आप इसे तैयार करते रहिएगा, साथ ही साथ जो भी अग्रिम एग्ज़ाम है जिसमें कि आप लोगों को ये हेल्प करेगा बहुत। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आया था इस निमी के सीरीज़ से। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर हैं हमारे चैनल पे, उनके लिए कम से कम ये एक प्लस पॉइंट बना दिया जाए। फर्स्ट ईयर में तो आप लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट ईयर का सारा कुछ अवेलेबल है चैनल पे निमी के क्वेश्चन में, जैसे ट्रेड थ्योरी हो, फिर आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन हो। तो उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी अभी अवेलेबल नहीं था, ट्रेड थ्योरी ही केवल था। तो इस वजह से हमने सोचा कि आप लोगों को ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए। तो ये पार्ट वाइज आपको मिलेगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर रखा है। ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेगा, तभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि आप सीख सकें और आपके दोस्त भी सीख सकें और हमारा भी थोड़ा सा ग्रोथ हो सके चैनल का। और यदि चैनल पे आप नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। ये बोल रहा है कि गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट ये किसके उदाहरण हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्टिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। देखिए गेस्चर क्या होता है, जो हम संकेत से बात करते हैं। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं तो फेस के द्वारा ही कुछ इस तरीके से करते हैं, ऐसा कि उसे समझ में आ जा रहा है कि सामने वाला हमें बुला रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन भी वही होता है, फेस के द्वारा जो हम एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे हम किसी से नाराज़ हैं तो उसको ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं, उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाला हमसे नाराज़ है। आई कांटेक्ट की यदि बात करें तो आई कांटेक्ट से भी आप समझ जाते हैं कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो है वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसमें कि हम कोई चीज़ बोल के बताते हैं, तो वो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें हम बिना कुछ बोले अपने बातों को सामने वाले तक पहुंचा दें, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। इसमें आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल संकेत कर रहे हैं और संकेत के माध्यम से ही सामने वाला समझ जा रहा है कि हमें कुछ बोला जा रहा है, तो ये नॉन वर्बल के कैटेगरी में आएगा। एक्टिंग देखिए अलग चीज़ है, एक्टिंग भी नॉन वर्बल के ही केस में आता है, लेकिन एक्टिंग में आपको बोलना भी पड़ता है और साथ ही साथ गेस्चर भी करना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल तो कई प्रकार के हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज़ चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल विथ मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये बोल रहा है कि यदि कोई सुपरवाइज़र है, वो कार्य करवा रहा है अपने लोगों से, तो यदि सुपरवाइज़र वर्क प्लेस से कहीं दूर है और उसे पता चलता है किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन उसके पास आता है कि जहाँ पे कार्य हो रहा है वर्किंग पॉइंट पे कोई घटना हो गया है या फिर कोई अनिवन चीज़ हो गई है, तो वो किस तरीके का कम्युनिकेट करेगा अपने सामने वाले से। जैसे सुपरवाइज़र के बाद वहाँ पे एक होते हैं जो कि इंस्पेक्शन के लिए लगे होते हैं, तो उनसे वो सुपरवाइज़र कम्युनिकेट करेंगे और उन दोनों के बीच में किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा उस कंप्लेन को जानने के लिए। तो आइए देखते हैं, कैजुअल कम्युनिकेशन, फॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन। देखिए जो वो बात करेंगे एक सुपरवाइज़र और उनके जो को सुपरवाइज़र हैं, तो उन दोनों में यदि बात होता है तो फॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन होता है। जैसे वर्कप्लेस पे कार्य हो रहा है, जहाँ पे कार्य हो रहा है तो वहाँ पे उस तरीके से फॉर्मल बात करते हैं। यदि जो सुपरवाइज़र को कंप्लेन मिला है वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में, तो उसे इन्फॉर्म करना है को सुपरवाइज़र को, अपने सुपरवाइज़र को, कि वहाँ पे कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुआ है। तो उनके जो बीच में बात होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे।
फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ग्रीटिंग हेल्प यू टू। ये बोल रहा है कि यदि आप किसी से परिचय कराते हैं तो वो आपका क्या सहायता करता है। इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। ऑप्शन बी, इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल सिचुएशन। इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन इनफॉर्मल सिचुएशन। ऑप्शन डी है, इस्टेब्लिश अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। देखिए, यदि आप किसी से मिलते हैं या फिर कोई आपका परिचय कराता है सामने वाले से, तो उसमें आपका क्या हेल्प होता है। इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल सिचुएशन में, तो एक इस्टेब्लिश होता है कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बिल्ट होता है दोनों के बीच में, जो कि आगे चल के वो अपने कार्य को एक्सटेंड करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी देखिए, इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल सिचुएशन। ये बोल रहा है कि तभी इस्टेब्लिश होता है कनेक्शन जब आप किसी से फॉर्मल सिचुएशन में मिलें। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल सिचुएशन में मिलेंगे तभी किसी के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। ये किसी भी समय हो सकता है जब आप मिलते हैं, तो उनके मूड के ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है। व्यक्ति विशेष किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी देखिए, इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन इनफॉर्मल सिचुएशन। ये भी ठीक नहीं है। आप किसी से इनफॉर्मल सिचुएशन में मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भगा देगा या फिर आपसे बात नहीं करेगा, आप दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड नहीं हो सकता है, या फिर किसी से परिचय नहीं करा सकते हैं आप इनफॉर्मल सिचुएशन में। तो ये सब ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द ITI इट इज़। ये बोल रहा है कि जब आप किसी इंस्ट्रक्टर से या अपने इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं अपने ITI के अंदर और ITI के बाहर, तो क्या होता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। ऑलवेज फॉर्मल, ऑलवेज इनफॉर्मल, फॉर्मल इनसाइड द ITI, इनफॉर्मल आउटसाइड द ITI। ये बोल रहा है कि यदि आप अपने इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं इनसाइड या आउटसाइड द ITI तो आपका क्या सिचुएशन होगा। ऑलवेज फॉर्मल होंगे उनके साथ, ऑलवेज इनफॉर्मल होंगे, फॉर्मल इनसाइड द ITI, इनफॉर्मल आउटसाइड द ITI। देखिए, यदि आप अपने इंस्ट्रक्टर से कहीं भी मिलते हैं, वो आपके टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, आपको सिखाए हैं, पढ़ाए हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उनके साथ फॉर्मल बात करें, चाहे लोकेशन कोई सा भी हो, आप ITI के अंदर हों या ITI के बाहर हों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑलवेज फॉर्मल। ऑप्शन बी इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि आप अपने टीचर के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ इनफॉर्मल बात नहीं कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि यदि इनसाइड हैं तो फॉर्मल बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन आउटसाइड जा रहे हैं तो इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। किसी से भी आप बात करते हैं तो एक ही वर्ड दोनों जगह होना चाहिए, फॉर्मल तरीके से मिलना चाहिए या फिर इनफॉर्मल तरीके से ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बात हो रही है तो अपने इंस्ट्रक्टर से आप फॉर्मल तरीके से ही मिलेंगे, चाहे लोकेशन कोई सा भी हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये BCD गलत होगा और ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू ग्रीटिंग इज़ टू बी यूज्ड। ये बोल रहा है कि यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप किस तरीके से वहाँ पे अपना परिचय देंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली, कॉर्डियल। देखिए, यदि आप कहीं पे भी जाते हैं और आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यूअर के सामने आपको फॉर्मल तरीके से अपने बात को रखना है और अपना परिचय कराना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इनफॉर्मल गलत है, आप उनसे इनफॉर्मल तरीके से नहीं बात कर सकते हैं और फ्रेंडली नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके फ्रेंड नहीं है। कॉर्डियल भी गलत है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट अ बैंक इट इज़ सिचुएशन। ये बोला है कि यदि आप बैंक में जाते हैं किसी इंक्वायरी के लिए तो वो कौन सा सिचुएशन है, एन इनफॉर्मल, अ फॉर्मल, अ फ्रेंडली, अ कैजुअल। देखिए, आप कहीं पे भी जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, कोई ऑफिस हो या कुछ भी वर्क प्लेस हो, तो वहाँ पे आप फॉर्मल सिचुएशन होता है, वो आप फॉर्मली ही जाते हैं, बात करते हैं वहाँ के एम्प्लॉय से। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इट इज़ बेटर टू द शेक हैंड एंड से नमस्ते देन। ये देखिए, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है वर्ड। देखिए, कोविड-19 चल रहा है तो सबसे पहली बात आपको बच के रहना है कोविड से, तो इस तरीके से कुछ रूल बनाया गया है। यदि आप कोविड-19 से बचे रहना चाहते हैं तो इन नियमों का आपको फॉलो करना चाहिए। इसमें ये बोल रहा है कि यदि आप किसी से मिलते हैं कोविड के दौरान तो आपको क्या करना चाहिए। शेक हैंड मतलब हाथ मिलाने से बेटर है कि आप उन्हें वेव कर दें या फिर इस तरीके से हाथ हिला करके उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेव हैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसका। और यदि सेकंड में देखें, एंड से नमस्ते देन हग, मतलब पहले जो लोग मिलते थे
तो वो क्या करते थे कि एक दूसरे को हक करते थे, ग्रीट करते थे। तो इस तरीके से कोविड हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते करने से भी उतना ही इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि कोविड चल रहा है और हम दोनों मिल लेंगे, एक दूसरे से इस तरीके से हक करते हैं तो हम दोनों के लिए एक खतरा हो सकता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को फॉलो करते हैं। वेव हैंड, जैसे कि आप जाते हैं कहीं, शेक हैंड की बजाय वेव हैंड करते हैं, और यदि हक करने की बजाय नमस्ते करते हैं तो आप दोनों लोग सेफ रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वुड हेल्प्स टू क्रिएट अ फर्स्ट इंप्रेशन। ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। फैमिली, फ्रेंड, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, यदि आप बहुत अच्छे फैमिली से हैं तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये इंप्रेशन सिर्फ खुद के ही नॉलेज से क्रिएट होता है। यदि आप सामने किसी से बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। इसमें ये देखा जाएगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं और आपके पास कितना नॉलेज है। यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपके बारे में पूछता है, ना कि आपके फैमिली के बारे में। तो देखिए, फैमिली इन्वॉल्व नहीं होता है, फ्रेंड भी नहीं इन्वॉल्व होते हैं। आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है वहाँ पे। तो आप जितना अच्छा सेल्फ इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, वहाँ पे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए और बी और डी यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कॉलेजियस पीर एंड सुपरवाइजर इन कॉन्टेक्स्ट। ये बोल रहा है कि यदि हमें किसी को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कॉलेजियस पीर एंड सुपरवाइजर को, तो वहाँ पे हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ऑफिशियल। देखिए, आप जानते हैं कि सुपरवाइज़र हो या कॉलेजियस हो, यदि उन्हें कहीं इंट्रोड्यूस करना है तो आप फॉर्मल तरीके से उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए गलत होगा। इनफॉर्मल भी नहीं होगा, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, सुपरवाइज़र हैं, कॉलेजियस हैं, पीर हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि यदि आप कहीं क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं। एलिवेशन पिच, एलिवेटर टोन, एलिवेटर पिच, एलिवेशन टोन। तो आज से आप याद रखिएगा, यदि आप कहीं पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बहुत फास्ट, मतलब फास्ट की क्या बात है, यदि आपसे कोई आपका चलते रास्ते में इंट्रोडक्शन पूछ लेता है या फिर किसी तरीके का आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है और क्विक आप बताते हैं, तो उसे बोलते हैं एलिवेटर पिच। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन यू अटेंड अ फ्रेंड वेडिंग विथ योर फादर यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड टू योर फादर, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इट इज़। ये बोल रहा है कि यदि आप अपने फादर के साथ अपने फ्रेंड के वेडिंग में गए हैं और जो आपके अन्य फ्रेंड हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना है आपके फादर से और आपके फादर को उन फ्रेंड से, तो वो कौन सा सिचुएशन है। एलिवेटर पिच, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एलिवेशन टोन। देखिए, जो फ्रेंड के साथ और एक फादर के साथ रिलेशन होता है उसमें जो आप बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं। आप घर में किसी से मिलते हैं तो इनफॉर्मल तरीके से ही मिलते हैं, फॉर्मली नहीं मिलते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ ही इनफॉर्मल ही रहते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन होगा फादर और फ्रेंड के बीच में, ये इनफॉर्मल सिचुएशन होगा, और जो उन दोनों के बीच में बात होगा वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एज अ कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम योर ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर टू योर सुपरवाइजर शैल बी। ये बोल रहा है कि यदि आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शोरूम में हैं और वहाँ पे आपके इंस्ट्रक्टर जाते हैं कुछ खरीदी करने के लिए, तो आप जो आपके सुपरवाइज़र हैं या फिर जो आपके मैनेजर हैं, तो उनसे आपके इंस्ट्रक्टर का जो कम्युनिकेशन होगा या फिर जो आप बात करवाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे उन दोनों के बीच में, वो कौन सा होगा। डिस्क्रिप्टिव, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एलिवेटर टोन। तो देखिए, फॉर्मल सिचुएशन होगा वो। और जैसा कि आप जानते हैं, इंस्ट्रक्टर के भी केस में आप फॉर्मल ही बात करते हैं और आपके जो भी सुपरवाइज़र होते हैं उस केस में भी फॉर्मल ही बात करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर पर्सन विद वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एज एन एग्जाम्पल। इसमें ये बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का बिहेवियर और उसका अचीवमेंट बहुत अच्छा है तो उसे हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स सुपरवाइजर, ITI इंस्ट्रक्टर, रोल मॉडल। देखिए, जो रोल मॉडल हमारे होते हैं वो हमारे लिए एक आइडियल होते हैं। उनका जो बिहेवियर होता है बहुत अच्छा होता है और जो उनका अचीवमेंट होता है उसी से हम इम्प्रेस होकर के रोल मॉडल अपना सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही होगा।
कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सेल्स सुपरवाइज़र, ITI इंस्ट्रक्टर, ये आपके रोल मॉडल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से रोल मॉडल में एक क्वालिटी होना चाहिए कि उनका बहुत अच्छा बिहेवियर होना चाहिए और उनमें अचीवमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। अचीवमेंट का मतलब ये है कि कुछ वो बड़ा कार्य किए हों, इस वजह से आप इंस्पायर होकर के अपना रोल मॉडल बनाए हों। क्वेश्चन नंबर 31 है रोल मॉडल पीपल टू फॉलो देम। देखिए रोल मॉडल जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं लोगों को फॉलो करने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए रोल मॉडल जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अच्छे कार्यों से ही लोग उन्हें जानते हैं और उसी तरीके से लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है रोल मॉडल इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम थ्रू दे हैव एंड हैव मेड। देखिए इसमें दो चीज़ भरना है। पूछ रहा है कि जो रोल मॉडल होते हैं जो इंस्पायर करते हैं लोगों को, तो वो किस तरीके से इंस्पायर करते हैं, उनके कैसे कार्यों से लोग इंस्पायर होते हैं। तो देखिए वीकनेस और फेलियर जो होता है सबके लाइफ में आता है, लेकिन वीकनेस जो होता है वो टेम्पररी होता है। यदि आप उस पर कार्य करते हैं तो वो आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। और फेलियर जो होता है, फेलियर से आप यदि आउट हो जाते हैं या फिर फेलियर को ओवरकम कर देते हैं तो उस तरीके से आप रोल मॉडल बन जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोल मॉडल के भी लाइफ में वीकनेस होता है कोई ना कोई और फेलियर आता है, तो वो इन दोनों चीज़ों से ओवरकम कर जाते हैं, तो इसी वजह से लोग इंस्पायर होते हैं उनके कार्यों से। क्वेश्चन नंबर 33 है ह्यूमन बीइंग आर बाय नेचर इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ हैबिट दैट मेक्स वन अ बेटर पर्सन। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ फिल करना है। ह्यूमन बीइंग आर परफेक्ट बाय नेचर, परफेक्ट बाय नेचर, इनपरफेक्ट बाय नेचर, इनपरफेक्ट बाय नेचर। देखिए यहाँ पे इनपरफेक्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग आते हैं इस वर्ल्ड में तो वो इनपरफेक्ट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है। एक बच्चा छोटा सा यदि जन्म लेता है तो उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन वो धीरे धीरे स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, लोगों से मिलता है सोसाइटी में अपने आसपास, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है और उसके अंदर कुछ ना कुछ बिल्ड होने लगता है। तो उस तरीके से ह्यूमन जो होते हैं वो इनपरफेक्ट होते हैं नेचुरली, और वो धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं तो वो परफेक्ट होते हैं, नियर द परफेक्ट होते हैं। कोई भी आज तक दुनिया में परफेक्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से एक पीक पे हो ज़रूरी नहीं है, उससे भी लोग आगे निकलते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक सीरीज़ है जो कि हम वर्क करते हैं कंटिन्यूअसली और एक पोजीशन एक्वायर करते हैं, लेकिन उस पोजीशन के बाद भी लोग आगे जाते हैं, तो उससे तो हम इनपरफेक्ट ही हुए यदि कंपेयर करें। तो इस तरीके से बोला जाता है कि ह्यूमन जो होते हैं इनपरफेक्ट होते हैं बाय नेचर, और वो यदि कंटिन्यू वर्क करें, सीखें, यदि गुड चीज़ों को, गुड हैबिट को यदि एक्वायर करें तो वो एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है द सेट ऑफ इनपरफेक्शन इन अ पर्सन इज कॉल्ड। इसमें ये बोला है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर के कमियों को एक जगह कलेक्ट करके देखें तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथ, एलिवेशन, इमिटेशन, वीकनेस। देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर कमी होता है, तो यदि उन कमियों को एक जगह कलेक्ट कर दिया जाए, ढेर सारे कमियों को, तो उसे हम वीकनेस बोलते हैं। उस व्यक्ति का वो वीकनेस है, तो उसी वीकनेस पे कार्य करके व्यक्ति अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए इनपरफेक्शन, किसी व्यक्ति के अंदर कमी जो होता है उसे ही हम वीकनेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए स्ट्रेंथ ऑफ अ रोल मॉडल गेट वाइल वीकनेस गेट। देखिए जो स्ट्रेंथ होता है रोल मॉडल का उसे एक्सेप्ट किया जाता है, और जो उसका वीकनेस होता है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए नोटिस्ड, अननोटिस्ड, एलिवेटर, नोटिस्ड, अननोटिस्ड, नोटिस, नन। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो भी रोल मॉडल होते हैं उनके अंदर भी कमी होता है, लेकिन कमी देखिए किस तरीके का कमी है, जैसे उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। कमी तो सबके अंदर होता है, लेकिन जो रोल मॉडल होते हैं, जो रोल मॉडल बन चुके हैं, उनके अंदर जो कमी होता है उसे हम नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे अब आइडियल बन चुके हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ होता है रोल मॉडल का उसे नोटिस किया जाता है, जबकि उसके वीकनेस को नहीं नोटिस किया जाता है, अननोटिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी, सी और डी इसका ऑप्शन नंबर गलत होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।